नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास आपके NMMS एग्ज़ाम के एक और साइंस के सेशन के लिए, जिसमें हमने इससे पहले 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज क्योंकि अब आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, परसों आपका एग्ज़ाम है, तो आज हम एक रैपिड फायर सेशन लेंगे जिसमें आज हमने प्रश्नों की संख्या को कर दिया है 50। तो आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन मिक्स हैं। इसमें फिजिक्स के भी हैं, इसमें केमिस्ट्री के भी हैं और इसमें बायो के भी क्वेश्चंस हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शन। क्या न्यूटन होता है दाब का मात्रक, क्या पास्कल होता है, या जूल होता है, या वाट होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दाब का मात्रक है वो पास्कल होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम सबने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा है और उसके कितने नियम होते हैं। क्या एक नियम होता है, दो नियम होते हैं, तीन नियम होता है, या चार नियम होते हैं। तो जैसा कि हम जब जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और वो दोनों नियम क्या है। पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही समतल में स्थित होते हैं। लेकिन हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा का सुचालक है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपसे पूछा है कि इन चारों में से विद्युत धारा का सुचालक यानी कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है। आप सबको पता है कि सुचालक और कुचालक दो प्रकार की स्थितियां होती हैं हमारे पास, कंडक्टर और इंसुलेटर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दिए गए ऑप्शन यानी कौन कौन से चार ऑप्शन, लकड़ी, रबर, ग्रेफाइट, प्लास्टिक। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको ये देखना है कि धातु अगर कोई है तो वो सुचालक होगी। लेकिन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे चारों ऑप्शन हैं वो चारों ही अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है कि ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद विद्युत धारा का सुचालक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर, या चाल पर। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयाम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर या रेयर व्यू मिरर भी के लिए भी यूज कह सकते हैं इसको हम। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, गाड़ी में, बाइक का जो साइड मिरर होते हैं उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है। घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है, समर्थन करता है, विरोध करता है, कोई प्रभाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर्षण बल है वो हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा है विवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है हम सभी ने पढ़ा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके लिए हमने कोड भी देखा है विबग्योर, याद करने के लिए विबग्योर।
जिसमें वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। या फिर हमने इसको हिंदी के लिए भी कोड पढ़ा है, बैंजनी हपी नाला, बैंजनी हपी नाला, ये कोड है इनको याद करने का सातों रंगों को, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये कोड है विबग्योर, इसको याद रखेंगे। तो जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा आप सबको याद करना है, शक्ति का नहीं, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। बल और सब तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। ये हमने अपनी पिछली बायो के सेशन में भी ये प्रश्न देखा था, जिसमें मानव नेत्र में फिजिक्स के सेशन में हमने प्रकाश के बारे में जब पढ़ा था, तो वहाँ पे एक प्रश्न हमने नेत्र से भी लिया था कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना, यानी इसी को दृष्टिपटल भी बोलते, इसी को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है या वो रेटिना या दृष्टिपटल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी याद रखेंगे कि मानव नेत्र प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र, क्या वो थर्मामीटर होता है, क्या वो बैरोमीटर होता है, क्या वो लैक्टोमीटर होता है, या वो एमीटर होता है? तो चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो उसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर को करते हैं, तापमान को, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, एमीटर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी समय पिछली क्लासों में भी हमने इसको पढ़ा है, इसके बारे, इस गैस के बारे में। तो आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पे दहन के लिए आवश्यक गैस नहीं पूछी जा रही है आपसे, ध्यान रखिएगा, दहन के लिए आवश्यक गैस पूछी जाएगी तो आंसर हमारा दूसरा होगा। और यदि पूछा जाए कि बुझाना है आग को, तो उसके लिए इन सभी ऑप्शनों में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस गैस का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस धातु को मिट्टी के तेल में कैरोसिन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डुबोकर रखा जाता है? तो हमारे ऑप्शन क्या है, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। लोहा, तांबा, सोडियम, मैग्नीशियम। तो अधिक क्रियाशीलता के कारण सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोडियम। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान से देखिए, ये प्रश्न हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया था, तो एक प्रश्न ये पिछले सेशन से मैंने जानबूझ के रखा है ताकि एक बार आपके रिवीजन हो जाए। तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? केवल हवा, केवल पानी, हवा और पानी, या धूप? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा और पानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हवा और नमी, हवा और नमी। इसमें इन सब में देखो हवा भी है, तो हवा और नमी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? क्या सोना सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लोहा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, या फिर ग्रेफाइट सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला। आप सभी को याद रखना है कि जो हीरा है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? पीले में, चार ऑप्शन देख लेते हैं एक बार।
हरे में, लाल में या सफ़ेद में? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। अगर यहाँ पे अम्ल की जगह क्षार होता, अम्ल की जगह क्षार होता तो वो उल्टा हो जाता, वो लाल को नीले में बदलते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में, और जो क्षारदार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे लाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? क्या शुद्ध जल का पीएच मान 0 होता है, 7 होता है, 10 होता है या 14 होता है? तो आपको याद रखना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? यानी यहाँ के पेंसिल की जो, जिससे हम लिखते हैं, नोक जो होती है उसकी, वो किस पदार्थ की बनी होती है? क्या वो कोयले की बनी होती है, क्या वो जस्ते की बनी होती है, क्या वो ग्रेफाइट की बनी होती है, या शीशा की बनी होती है? तो जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेफाइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएनजी हमारे एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आपसे इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी जा रही। हम सभी जानते हैं कि जो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है या इथेन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। लगभग 85 से 90% के आसपास सीएनजी में मीथेन ही पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक, तो ऑप्शन ए यानी मीथेन हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? अब हमने धातु और अधातु के गुणों के बारे में पढ़ा है, हम सभी ने धातु और अधातु के गुणों के बारे में पढ़ा है। और यहाँ पे इन ऑप्शन के हिसाब से क्या धातुएं भंगुर होती हैं? बिल्कुल नहीं होती, अधातु भंगुर होती हैं। क्या धातुएं कुचालक होती हैं? नहीं, धातुएं सुचालक होती हैं। क्या धातुएं गैस होती हैं? धातुएं होती हैं आघातवर्धनीय। जब हमने धातु और अधातु के बीच में अंतर जब पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि धातुओं में आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं, हथौड़े से पीटने पर टूटती नहीं है, हम जैसा चाहें वैसी शेप में इसको ढाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता हुआ, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में हम सभी ने पता है कि चाउमीन वगैरह में सिरका डाला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे खाद्य सामग्रियों में सिरके का इस्तेमाल होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, सिरके में पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका की खोज किसने की थी? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोशिका की खोज किसने की थी? चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर या अरस्तु? तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। हालांकि वो एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी, और उसी के लगभग 9 साल के बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। हालांकि यहाँ पे कोशिका की खोज के बारे में पूछा है, जीवित और मृत कोशिका के बारे में नहीं पूछा। तो कोशिका की खोज का जो पहला श्रेय है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे। ये प्रश्न हमने अपने पिछले बायो के सेशन में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने पादपों में पोषण पढ़ा था।
ये रिवीजन क्वेश्चन मैंने लिया है जो हमने अपनी पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो क्या फ्लोएम परिवहन करता है जल का, या जाइलम, रंध्र या जड़ें? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग बहुत ही आसान प्रश्न भी ध्यान से नहीं पढ़ते प्रश्न को और गलत कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, जल की बात कहीं पे भी आएगी तो जाइलम, और अगर पत्तियों से जो भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना है तो उसको तब आंसर हो जाएगा फ्लोएम। तो फिलहाल जल के बारे में पूछा है तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये भी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो इसमें हमें ऑप्शन को भी देखने की जरूरत नहीं है कि पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के जमने में यानी रक्त का जब थक्का जमना है तो उसमें कौन सा विटामिन हेल्पफुल है हमारे लिए? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि विटामिन के ही वो विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक और महत्व इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है ये कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो एक बार हम बाकी डिजीज भी देख लेते हैं। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होता है, बेसिकली रक्त की कमी, और उसमें भी आरबीसी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा मधुमेह, शुगर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मछली किस अंग से शोषण करती है? मछली किस अंग से शोषण करती हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, फेफड़े, त्वचा, गलफड़े या नाक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गलफड़े। क्या हो जाएगा? गलफड़े, या फिर इसको हम गिल्स भी बोलते हैं। तो मछली का शोषण अंग क्या होता है? गलफड़े। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अलग अलग एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता हुआ हमारे पास। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, चूहा, केंचुआ या गाय? सांप, केंचुआ, चूहा या गाय? तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि केंचुआ किसान का मित्र होता है। इस उत्तर को आपको याद रखना है कि 27वें प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर है, किसानों का मित्र केंचुआ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेनिसिलिन नाम का प्रतिजैविक यानी जो एंटीबायोटिक की खोज थी वो किसने की थी? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, मैडम क्यूरी, न्यूटन या डार्विन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन नाम का जो प्रतिजैविक यानी जो एंटीबायोटिक था उसकी पहली बार जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। याद रखना है आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन होता है? तो यहाँ पे आपके पास जो चार ऑप्शन है, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पीयूष ग्रंथि। तो जैसा कि हमको याद रखना है कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत होती है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। याद रखना है। दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु सहायक है? दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु सहायक है? क्या वो राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस, वायरस या कवक? तो दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस सहायक है। दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस सहायक है। याद रखेंगे आप सभी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत ज़्यादा समय इस प्रश्न को नहीं देंगे, हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। ये रिवीजन क्वेश्चन था जो रखा गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? आप सभी रात्रि में आकाश में देखा होगा कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे कैसे दिखाई देते हैं?
टिमटिमाते हुए, तो उस टिमटिमाहट का कारण क्या है? क्या परावर्तन है, या वायुमंडलीय अपवर्तन है, या प्रकीर्णन है, या छाया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही रात्रि में तारे जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो सभी को ध्यान रखना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको इसको। चलते हैं अपने 34वें प्रश्न की तरफ। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। इस चीज़ को याद रखेंगे, अलग अलग एग्जाम में पूछता है कि जो रेशम के कीड़ों का पालन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? आपने एक बार 4 ऑप्शन देख लेते हैं। मुख, कूटपाद, स्पर्शक या सीलिया। ध्यान दीजिएगा, अमीबा के बारे में पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। जो अमीबा अपना भोजन है कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है? नवीकरणीय ऊर्जा के ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हम जैसे कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, पेट्रोलियम भी लाखों करोड़ों, प्राकृतिक गैस भी वही है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो एक प्रकार का नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 36वें प्रश्न का जो राइट आंसर है सौर ऊर्जा, सी जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 37वें प्रश्न की तो चलते हैं। CO2 के बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? CO2 के बढ़ने से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या शीतलहर बोलेंगे, क्या ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, या सुनामी बोलेंगे, या वर्षा बोलेंगे? तो हम सभी को याद रखना है कि जो अर्थ पे यानी पृथ्वी पर जो CO2 का लेवल जब बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे और जल का स्तर बढ़ सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन हमारे पास 4 दे रखे हैं, लुई पाश्चर, मेडल, वॉटसन या क्रिक। तो ध्यान रखना है कि लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई पाश्चर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन हमारे पास है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या घर्षण। तो हम सभी को याद रखना है कि जो विद्युत घंटी है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर काम करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो आप सभी को याद रखना है कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। दहन के लिए क्या आवश्यक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न डिस्कस किया था जहाँ पे आपसे पूछा था कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ हमने उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड लगाया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है दहन यानी जलने के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन सी जो है ऑक्सीजन जो है वो दहन के लिए
आवश्यक गैस है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आँख का वह भाग जो रंग निर्धारित करता है। यहाँ पे चारों भाग दे रखे हैं, चारों ही आँख के नेत्र हमारे मानव नेत्र के भाग हैं। तो क्या पुतली है जो रंग को निर्धारित करता है, क्या आयरिश है, क्या लेंस है, या रेटिना है? तो हम सभी को याद रखना है कि आयरिश ही मानव नेत्र का वो भाग है जो किसको निर्धारित करता है, रंग को निर्धारित करता है। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरिश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पानी में घोल क्या होता है? हम सभी को पता है कि जो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, जब इसमें पानी में मिलाएंगे तो वो जो घोल होगा वो किस प्रकार का होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को याद रखना है जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर एक अधातु है, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय, यानी कि 43वें प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पानी में घोल अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खरीफ की फसल का उदाहरण। गेहूं, चना, धान, सरसों। तो जैसा कि हम जानते हैं खरीफ की फसल जून से सितंबर के महीने में बोई जाती है और उसके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको रेनी सीजन मानसून के आसपास बोया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि खरीफ की फसल धान। धान की जो फसल है वो खरीफ की फसल है, बाकी जो भी आपको उदाहरण दिख रहे हैं वो रबी की फसल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या राइबोसोम को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, केंद्रक को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, या लाइसोसोम को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटीन है और राइबोसोम है उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। और जो केंद्रक होता है उसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है कोशिका का। बट आपसे यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री नहीं पूछी थी। अगर प्रोटीन फैक्ट्री पूछी होती तो राइबोसोम आंसर होता, सुसाइडल बैग्स पूछे होते, या आत्महत्या की थैली, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम आंसर होता। कोशिका का मस्तिष्क जो होता है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। और पावर हाउस पूछा था तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इस प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। आभासी और सीधा। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तरल घर्षण को क्या बोलते हैं? तरल घर्षण को क्या बोलते हैं? कर्षण, लोटनिक, स्थैतिक, या सर्पी? तो ध्यान रखिएगा जो लिक्विड के ऊपर घर्षण होता है, तरल के ऊपर, उसको कर्षण या फिर ड्रैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग। तो अभी आपको याद रखना है कर्षण इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्षण। हम सभी को ध्यान रखना है, तरल घर्षण को हम कर्षण बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न जो है, पॉलीकोट किन दो रेशों का मिश्रण है? जो पॉलीकोट है वो किन दो रेशों का मिश्रण है? नायलॉन प्लस ऊन, पॉलिएस्टर प्लस कपास, कपास प्लस ऊन, रेयॉन प्लस सिल्क। तो ऐसा कि इसका आंसर ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। पॉली से पॉलिएस्टर, और कोट, कपास को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉटन। क्या बोलते हैं? कपास को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉटन। तो पॉलिएस्टर से पॉली ले लिया, कॉटन से कोट ले लिया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पॉलीकोट,
यानी कि जो पॉलीकोट है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना। भूकंप की तीव्रता जो मापने वाला पैमाना है वो है रिक्टर पैमाना। कौन सा पैमाना? रिक्टर पैमाना। भूकंप की जो तीव्रता है वो किस पे नापी जाती है? रिक्टर पैमाने पे। कौन से पैमाने पे? रिक्टर पैमाने पे। अलग अलग एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। आज का आखिरी प्रश्न, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड या फिर गामा किरणें। तो हम सभी को याद रखना है कि जो ओजोन परत है वो हमें पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक है। अगर ये हमारी त्वचा के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इससे इन किरणों से स्किन कैंसर, त्वचा के कैंसर का खतरा रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। कल एक बार फिर, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है, कल एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो आखिरी टाइम आपको रिवीजन करने में कम समय में हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम देख पाएँ ताकि आप लोग की रिवीजन हो पाए। कल एक बार फिर मैं आऊँगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विज्ञान विषय के। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।